हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं सेट्स थ्योरी के ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। उससे पहले हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करें, मैं आपको तीन सेट वाली थ्योरी का फॉर्मूला और बता देता हूँ। जैसे अगर दो सेट हो, कोई सेट ए और बी, उनके ऊपर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर सपोज आपके पास तीन सेट हो, कोई तीन सेट है ए बी सी, तो वो फॉर्मूला क्या होगा? आइए उसको लिख लेते हैं एंड फिर उसको समझ लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, कोई तीन सेट है ए बी सी, तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्लस आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आइए इस फॉर्मूला को मैं आपको वेन डायग्राम की हेल्प से समझा देता हूँ। तीन सेट है, सेट ए बी सी। आपको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी में कौन सा एरिया आएगा? जो इन तीनों सेटों के अंदर है, पूरा पूरा ए, पूरा बी, पूरा सी, और जो कॉमन एरिया है वो भी यूनियन में जरूर आएगा। अब देखिए, ये फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। कैसे इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं, कैसे फॉर्मूला आया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, हमने ए वाले जोड़ लिए, ए वाले जोड़ लिए, फिर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वाले जोड़ लिए, ए वाले जोड़ लिए, एंड उसके बाद बी वाले जोड़ लिए। अब आप देख पाएंगे कि ये वाले एलिमेंट्स डबल काउंट हो गए हैं, डबल काउंट हो गए ऑलरेडी। फिर हमने सी वाले जोड़ लिए, अब सी वाले भी जोड़ लिए, तो ये वाला एरिया भी डबल काउंट हो गया, ये वाला एरिया भी डबल काउंट हो गया, क्योंकि बी में भी था ये, सी में भी, तो ये भी दोबारा जुड़ गया। ये ए में था, ये सी में था, ये भी दोबारा जुड़ गया, एंड ये वाला एरिया भी दोबारा जुड़ गया। तो इसलिए हमने सबको ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला एरिया घटा दिया, बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला एरिया भी घटा दिया, ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला एरिया भी घटा दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे, देखो ये जो छोटा वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है जो तीनों में कॉमन है, ये वाला जिसको मैंने सर्कल किया, ये छोटा एरिया जो तीनों में कॉमन है, ये ए में था, हमने जोड़ा, इसको बी में जोड़ा, सी में जोड़ा, तीन बार जुड़ गया। ए इंटरसेक्शन बी घटाया, ए इंटरसेक्शन बी घटाया तो ये एरिया घट गया, फिर बी इंटरसेक्शन सी घटाया तो ये एरिया फिर से घट गया, और ए इंटरसेक्शन सी घटाया तो ये एरिया घट गया। तीन बार हमने इसको जोड़ा था, तीनों बार घटा दिया, लेकिन फाइनल रिजल्ट में, फाइनल यूनियन में ये आना चाहिए, इसलिए लास्ट में इसको एक बार हमको जोड़ना भी पड़ा। आई होप आपको ये वेन डायग्राम से चीज़ें समझ आ गई होंगी। ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और जो तीनों का कॉमन पार्ट है, जो तीनों में है, वो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। आइए इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। इन ए क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, एक 55 स्टूडेंट्स की क्लास है, number of students studying, number of students studying different subjects are, उनकी लिस्ट कर देते हैं। 23 इन मैथ्स, 23 मैथ्स में है, 24 इन फिजिक्स, 24 इन फिजिक्स, 19 इन केमिस्ट्री, 19 इन केमिस्ट्री। इसके बाद है 12 स्टूडेंट्स, 12 बच्चे जो हैं वो मैथ्स एंड फिजिक्स में है, मैथ्स एंड फिजिक्स में है। 9 बच्चे जो हैं वो मैथ्स एंड केमिस्ट्री में है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री में है।
7 बच्चे जो हैं वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वो 2 सब्जेक्ट में है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड 4 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट्स में हैं। 4 स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। फाइंड फॉलोइंग, क्या क्या निकालना है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट, जो एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स, ऐसे स्टूडेंट जो बस 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। एंड थर्ड पार्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग मोर देन 1 सब्जेक्ट, ऐसे स्टूडेंट्स जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, कैसे सोल्व करेंगे इसको। इस टाइप के सेट्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर जो भी क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको रेकमेंड करूंगा आपको 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए। सबसे पहले ए और बी अगर 2 सेट हो उनके यूनियन का फॉर्मूला, और 3 सेट हो ए बी सी तो उनके यूनियन का फॉर्मूला। देखो इसके अंदर 3 सेट है बेसिकली। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक सेट मैथ का बनेगा, एक सेट फिजिक्स का बनेगा, एक सेट केमिस्ट्री का बनेगा। तो 3 सेट है ए बी सी, और सारी स्टोरी तीनों सेट के अराउंड रिवॉल्व हो रही है। कुछ स्टूडेंट्स फिजिक्स प्लस मैथ में है, कुछ केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स में है, कुछ मैथ्स प्लस केमिस्ट्री में है। तो ऐसे ऐसे बच्चे, और कुछ बच्चे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में हैं। हमको ये निकालना है कितने बच्चे हैं जो एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं एंड फिर फॉर्मूले से जो चाहिए होगा वो निकाल लेंगे। ये आपका मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये आपकी जो रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट, ये आपकी पूरी क्लास है। देखो सबसे पहले इन टाइप के क्वेश्चन में आपको हिंट देता हूँ, हम आखिरी से स्टार्ट करेंगे। 4 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये जो बिल्कुल छोटा रीजन है जो तीनों के अंदर कॉमन है, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी 4। 4 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब देखना हम उल्टे ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं। 7 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉमन वाला रीजन कौन सा है, ये वाला फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला रीजन ये है। अब टोटल फिजिक्स और केमिस्ट्री कितने बच्चे पढ़ रहे हैं 7, लेकिन 4 तो इसी में आ गए, तो यहाँ कितना बचेगा 3 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री बस पढ़ रहे हैं, और 4 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ मैथ भी पढ़ रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट इसके पीछे जाएंगे, कितना आएगा 9 बच्चे मैथ्स और केमिस्ट्री में। मैथ्स और केमिस्ट्री में 9 बच्चे हैं, इसका मतलब ये वाला जो रीजन है वो 9 बच्चों को कंटेन कर रहा है। इसके अंदर से 4 तो यही हो गए, यहाँ कितने आएंगे 5, इसका मतलब 5 और 4 9। पीछे जाते हैं 12 बच्चे मैथ्स और फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। मैथ्स और फिजिक्स का कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला। मैथ्स और फिजिक्स का कॉमन एरिया है ये वाला। 12 बच्चे हैं इसके अंदर, 4 तो ऐसे बच्चे हैं जो पीसीएम तीनों में है। मैथ्स और फिजिक्स वाले कितने आगे खाली, यहाँ पे आ जाएगा 8 बच्चे ऐसे हैं जो खाली मैथ्स और फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और 4 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। तो टोटल 12 बच्चे ऐसे हो गए जो मैथ्स और फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसके पीछे आएंगे 19 बच्चे केमिस्ट्री में। ये वाला पूरा सेट केमिस्ट्री का है, पूरा सेट केमिस्ट्री का है। इसके अंदर 19 बच्चे आने चाहिए। 5 और 4 9, 9 और 3 12 तो ऑलरेडी आ चुके। 19 माइनस 12 7, 7 बच्चे ऐसे हैं जो खाली केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसका मतलब 24 बच्चे फिजिक्स में। देखो ये पूरा वाला सेट फिजिक्स का 24 बच्चों का है। 8 और 4 12, 3 15, 15 बच्चे इसके अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो खाली 9 बच्चे बचे जो खाली फिजिक्स पढ़ रहे हैं बस। 23 बच्चे मैथ में। ये पूरा सेट 23 बच्चों का है, ये पूरा सेट 23 बच्चों का है। इसके अंदर 8 4 12 5 17, 17 बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो खाली मैथ पढ़ने वाले कितने बच्चे बचे 6। तो हमने सारे बच्चे सारे डिफरेंट एरियाज पता लगा लिए हैं। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट, कितने बच्चे ऐसे हैं जो एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली एक वाले कौन से हैं, ये वाले 6 जो खाली मैथ्स पढ़ रहे हैं, ये वाले 9 खाली फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये वाले 7 खाली केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 + 9 + 7। 22 बच्चे ऐसे हैं जो एग्जैक्टली एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे कौन से हैं, एग्जैक्टली 2। ये 8 बच्चे जो एग्जैक्टली मैथ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये वाले 5 बच्चे जो एग्जैक्टली मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये वाले 3 बच्चे जो एग्जैक्टली फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 8
प्लस 5 प्लस 3, ये हो जाएगा 16 बच्चे ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब थर्ड पार्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग मोर देन 1 सब्जेक्ट। जो बच्चे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने वाले में 2 सब्जेक्ट वाले तो आएंगे आएंगे, तीनों सब्जेक्ट वाले भी आ जाएंगे। तो हम सेकंड पार्ट की हेल्प लेंगे। हमने 2 सब्जेक्ट वाले बच्चे तो काउंट कर ही लिए थे, इसके अंदर वो बच्चे और जोड़ दो जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे कितने हैं? 4। तो इसका आंसर आएगा 20 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और वो मोर देन 1 सब्जेक्ट वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। आई होप आपको ये सिंपल क्वेश्चन समझ आया होगा कैसे हम 3 सेट्स का यूज करते हैं। अब अगर मान लो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाए कि क्या कोई क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ पी यूनियन एम यूनियन सी, फिजिक्स यूनियन मैथ यूनियन केमिस्ट्री निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ मैथ प्लस नंबर ऑफ केमिस्ट्री माइनस कौन कौन सी चीजें होंगी? फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ, फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, और लास्ट में हम एक फैक्टर जोड़ देते हैं जो बच्चे तीनों सब्जेक्ट में हो, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, उनको हमने जोड़ दिया। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिजिक्स में कितने हैं? 24, क्वेश्चन में गिवन था हमको। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथ में कितने हैं? 23। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में कितने हैं? 19, माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिजिक्स और मैथ में कितने हैं? फिजिक्स और मैथ में है 12, माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथ और केमिस्ट्री में कितने हैं? 9। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने हैं? 7, और लास्ट में जो तीनों सब्जेक्ट में वो कितने बच्चे हैं? 4। तो इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 24 और 23 47, 47 प्लस 19 66, 66 प्लस 4 70, 70 माइनस 12 58, 58 माइनस 9 49, 49 माइनस 7 42। 42 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों में से एक ना एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब एमपीसी वो किसी ना किसी कैटेगरी में आ रहे हैं। क्लास में बच्चे कितने हैं? 55, तो इसका मतलब 55 माइनस 14, 55 माइनस 14 13 बच्चे यहाँ हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। अगर मान लो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर सपोज इसका फोर्थ पार्ट होता, वहाँ पूछा गया होता फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि वो बच्चे निकालो जो एक भी सेट नहीं पढ़ रहे, तो 55 में से टोटल 42 बच्चे तो हैं जो कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा 13। 55 माइनस 42 इज इक्वल टू 13। 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 500 लोगों का सर्वे किया गया जो टीवी देखते हैं, और उनको देखा गया कि कितने व्यूअर्स, कितने वॉचर्स जो हैं कौन कौन सा गेम देखते हैं। देखिए ऐसा पता चला सर्वे में कि फुटबॉल देखने वाले 285 लोग हैं, हॉकी देखने वाले 195 लोग हैं, बास्केटबॉल देखने वाले 115 लोग हैं। जो लोग फुटबॉल और हॉकी दोनों देखते हैं वो 70, हॉकी एंड बास्केटबॉल जो दोनों देखते हैं वो 50, फुटबॉल और बास्केटबॉल देखने वाले लोग हैं 45। 50 लोग ऐसे हैं जो कोई भी गेम देखना पसंद नहीं करते हैं या कोई भी गेम नहीं देखते हैं। टोटल जितने लोगों का सर्वे किया था वो है 500। इसका मतलब हमारे यूनिवर्सल सेट में कितने लोग हो गए? 500 लोग। अब आपको निकालना क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ टीवी व्यूअर्स हु वॉच ऑल 3 गेम्स। आपको ऐसे नंबर निकालने हैं जो तीनों गेम देखे या फिर जो एग्जैक्टली एक गेम देखते हैं। तो चलिए, या तो वेन डायग्राम से स्टार्ट करते हैं, नहीं तो सबसे पहले आप यूनियन वाला फॉर्मूला अप्लाई करके ऑल 3 गेम्स वाले वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए टोटल 500 लोग थे, टोटल 500 लोग हैं, उसके अंदर से 50 लोग ऐसे हैं जो कोई भी गेम नहीं देखते। इसका मतलब 450 लोग, 450 पीपल ऐसे होंगे जो कम से कम एक ना एक गेम तो देखते ही हैं। तो ये आपका कौन सा नंबर आ जाएगा? नंबर ऑफ या तो फुटबॉल या फिर हॉकी या बास्केटबॉल, तो तीनों का यूनियन आ जाएगा ये 500 माइनस 50, बिकॉज 500 टोटल लोग हैं, उसके अंदर से 50 कोई भी गेम नहीं देखते। जो 450 लोग, 450 लोग जो बचे, वो इन तीनों में से कोई ना कोई गेम जरूर देख रहे होंगे। इसका फॉर्मूला हमको पता है, फुटबॉल वाले प्लस हॉकी वाले प्लस बास्केटबॉल वाले। अब कौन कौन से घटा दोगे इसके अंदर से? जो फुटबॉल और हॉकी की खेल रहे हैं, फुटबॉल और बास्केटबॉल वाले, हॉकी एंड बास्केटबॉल वाले, इसके अंदर जोड़ोगे कौन सा? जो फुटबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल
तीनों जो गेम खेल रहे हैं उनको वापस जोड़ना पड़ेगा। ये सारी वैल्यूज है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसकी वैल्यू आ गई 450। नंबर ऑफ फुटबॉल कितने, 285 टेबल में देखिए। हॉकी 195, बास्केटबॉल 115, फुटबॉल प्लस हॉकी, फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी ये है 70, माइनस फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल 45, माइनस हॉकी एंड बास्केटबॉल 50, एंड प्लस कितना करना पड़ेगा, तीनों का इंटरसेक्शन। ये तो हमको निकालना है, इसको एक बार के लिए मैं एन छोड़ देता हूँ। ये एन की वैल्यू हमको निकालनी है। अगर आप इस सारी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा एन की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 20। इसका मतलब पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल एन, जब आप इसको सोल्व करेंगे एन की वैल्यू आएगी 20। इसका मतलब है कि 20 लोग ऐसे हैं जो तीनों गेम देख रहे हैं, 20 लोग ऐसे हैं जो तीनों गेम देख रहे हैं। अब आपको क्या निकालना है, एग्जैक्टली वन गेम वाले लोग निकालने हैं। एग्जैक्टली वन गेम वाले लोग आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको याद होगा लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या था, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट पढ़ने वाले वो जिस तरीके से निकाले थे, आप यहाँ भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। आप वेन डायग्राम बनाइए, उसके अंदर से एक सर्कल फुटबॉल का, एक सर्कल हॉकी का, एक सर्कल बास्केटबॉल का बनाइए। जो उसके अंदर अलग अलग एरियाज होते हैं सबकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। जो खाली फुटबॉल में हो या फिर खाली हॉकी में हो या खाली बास्केटबॉल में हो, उन तीनों को आप ऐड कर दीजिए। आपके पास एग्जैक्टली वन गेम वाले व्यूअर्स की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, नोट कर लीजिए इसको। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक सेट दे रखा है x जो है 4n-3n-1, n जो है नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है। कैपिटल n होता है नेचुरल नंबर का सेट, ये मैंने आपको पहले क्लास में बताया था। y जो है दूसरा सेट है, उसकी वैल्यू दे रखी है 9 टाइम्स n-1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये वाला n भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। इन दोनों में बस ये डिफरेंस है। x यूनियन y आपको बताना है, x यूनियन y इनमें से कौन सा सेट आएगा। क्या x यूनियन y में पूरा x आएगा, या x यूनियन y के इक्वल होगा, या हो सकता है जब आप x और y को यूनियन ले तो वो पूरे नेचुरल नंबर के सेट के बराबर आ जाए, या x यूनियन y इज इक्वल टू y माइनस एक्स होगा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो हम क्या करते हैं, एक बार दोनों सेट के एलिमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं 3-4, शायद इससे हमको कुछ पैटर्न का आइडिया लग जाए। देखिए जब आप पहले नेचुरल नंबर की वैल्यू रखेंगे n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 पुट करिए, 4⁴ 4, 4 माइनस 3 माइनस 1, यहाँ पे आ गया 0। बेसिकली ये रूल मेथड है, मैं इसको टेबुलर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपने n की वैल्यू 1 पुट करी, n की वैल्यू 1 पुट करी तो ये वैल्यू आ गई 0। n की वैल्यू 2 पुट करे, 4⁴2, 4 स्क्वायर 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 माइनस 1 9, ये सेकंड एलिमेंट आ गया आपके पास 9। n की वैल्यू 3 पुट करिए, n की वैल्यू 3 पुट करी, 4⁵3 64, 64 माइनस 12 माइनस 1, 64 माइनस 12 52 माइनस 1 59 51। n की वैल्यू जब आपने 3 रखी तो ये वैल्यू आ गई 54, 64 माइनस 9 माइनस 1 54। n की वैल्यू 4 रखिए, 256 माइनस 13, ये आ जाएगा 252 एंड सो ऑन। जब जैसे जैसे हम n की वैल्यू रखते जाएंगे इस सेट के अंदर वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। आइए एक बार इस सेट को देख लेते हैं। n की वैल्यू जब आपने 1 रखी तो 1 माइनस 1 0, 9 इंटू 0 0। n की वैल्यू हमने 2 रखी, 2 माइनस 1 1, 9 इंटू 1 9। n की वैल्यू 3 रखी, 3 माइनस 1 2, 9 इंटू 2 18। n की वैल्यू हमने 4 रखी, 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 9 27। आगे एलिमेंट्स आएंगे 36 45 एंड सो ऑन। अब आपको इन दोनों सेट का यूनियन लेना है। यूनियन के अंदर वो सारे एलिमेंट आ जाते हैं, या तो वो इसके अंदर हो या इसके अंदर हो। जब आप x यूनियन y लेंगे, जब आप x यूनियन y लेंगे, देखिए 0 आएगा क्योंकि दोनों के अंदर है, 9 आएगा दोनों के अंदर है, 18 आएगा उसका अगला एलिमेंट क्योंकि यहाँ पे है, फिर 27 36 45। अब 54 तो इसके अंदर भी आ ही रहा होगा, इसके अंदर भी है, डबल काउंट तो होता नहीं सेट के अंदर, एक ही बार लिखेंगे। तो x यूनियन y वाला जो सारा सेट है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि y वाले ही सारे एलिमेंट आ गए। तो x यूनियन y किसके इक्वल आ गया, x यूनियन y इज इक्वल टू y के ही इक्वल आ गया। x सेट के अंदर तो बहुत कम एलिमेंट्स है, जो y के अंदर है वो x के अंदर तो जरूर है, बिकॉज y के अंदर 9 का हर मल्टीपल नंबर है। एंड हमने यहाँ पे देखा कि n की कितनी वैल्यू रख ले, ये वाले सारे नंबर भी 9 के मल्टीपल आ ही रहे हैं। तो इस सेट में भी 54 कहीं ना कहीं आगे आ ही जाएगा, 252 भी जरूर आ जाएगा। तो इसका मतलब
ये इस टाइप से कोई सेट हुआ, y पूरा इधर है, x इधर, x जो है y का सबसेट हो गया, तो जब आप इसका यूनियन लेंगे तो y सेट आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। एक और जबरदस्त क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, एक बार क्वेश्चन रीड करिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ सेट एस। सेट एस दे रखा है आपको, जिसके अंदर 4 एलिमेंट है। ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छे कंपटीशन एग्जाम जेई एडवांस में पूछा गया है, वो एग्जाम जो आप देते हैं आईआईटीज में एडमिशन के लिए। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो इसके अंदर कीवर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर, पहला कीवर्ड अनऑर्डर्ड पेयर, अनऑर्डर्ड पेयर। दूसरा कीवर्ड है डिसजॉइंट सबसेट्स, डिसजॉइंट सबसेट। और तीसरा आपको दे रखा है सेट एस इज इक्वल टू 1 2 3 4। एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। आपको उस सेट के अनऑर्डर्ड पेयर बताने हैं डिसजॉइंट सबसेट के। सबसे पहले अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब, अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब है, जैसे सपोज आप कोई पेयर बनाते हैं ए और बी, और एक पेयर है बी और ए। मैंने आपको बताया था कि सेट्स के अंदर ऑर्डर का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो इसलिए इसने स्पेसिफाई कर दिया अनऑर्डर्ड पेयर। इसका मतलब ए और बी जो है बी और ए के इक्वली होगा। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ए बी के ही बराबर होता है, बी ए से वो अलग हो जाएगा। यहाँ पे हमको ये वाला केस लेना है। अगर कोई सेट है जिसके अंदर ऐसा पेयर बन रहा है ए बी, तो वो बी ए के ही इक्वल होगा। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है डिसजॉइंट सबसेट। डिसजॉइंट सबसेट, अगर सपोज कोई एस का सबसेट बन गया ये, जिसके अंदर एलिमेंट नंबर 1 है, और एक एस का सबसेट बन गया 4 जिसके अंदर एलिमेंट 4 है, तो ये दोनों सबसेट आपस में डिसजॉइंट है। ये दोनों सबसेट्स आपस में डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब इन दोनों सेट्स के अंदर कोई कॉमन पार्ट नहीं है। कोई दो सेट ए और बी अगर डिसजॉइंट है तो उसका मतलब होता है उनके इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आएगा, उनका इंटरसेक्शन आएगा 5। ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सबसेट। मैंने आपको ये वाली चीज़ क्लास में एक क्वेश्चन में भी बताई थी। ऐसे सबसेट या ऐसे सेट जिनके बीच में कुछ कॉमन ना हो, जिनका कॉमन आ जाए 5, वैसे सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। और आपको इसके सबसेट्स बताने हैं, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। देखिए ये सेट है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है। इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, कितने सबसेट पॉसिबल है? मैंने आपको बताया था अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स है तो उसके 2n सबसेट्स पॉसिबल होते हैं। 2n सबसेट्स पॉसिबल होते हैं। तो इसके कितने सबसेट आ जाएंगे? 2⁴ 16, 2⁴। इस सेट के हम 16 अलग अलग सबसेट बना सकते हैं। लेकिन सारे ही आंसर ए बी सी डी इसके अंदर 16 से ज़्यादा हैं। ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो पेयर अलग अलग बन जाएंगे, बहुत सारे पेयर बन जाएंगे। एक के साथ आपने एक पेयर बना दिया, एक के साथ एक पेयर बना दिया। जब पेयर की काउंटिंग होगी, तो 16 नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं पेयर कैसे बनाएंगे। देखो आपने 2 सबसेट बनाए, एक सबसेट है ए, एक सबसेट है बी। इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, मैं इनको यहाँ पे लिख देता हूँ। और एक ऐसा सबसेट है जिसकी हम बात नहीं कर रहे, सी मान लिया हमने इसको। मैं बता देता हूँ ए बी सी क्या है। हम बात कर रहे हैं अभी ए और बी की, जो हम इसके सबसेट्स में काउंट कर रहे हैं। सबसेट में देखो जो 1 एलिमेंट है, जो 1 एलिमेंट है उसके पास क्या ऑप्शन है? या तो वो ए सेट में जाए, या फिर वो बी सेट में जाए, और या फिर वो दोनों में से किसी सेट में ना जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ए 1 में भी चला गया, ए में भी चला गया, बी में भी चला गया। अगर वो एलिमेंट दोनों सेट में चला गया तो ये डिसजॉइंट नहीं रहेगी ना। अगर कोई भी एलिमेंट दोनों सेट में चला गया तो ये दोनों सेट डिसजॉइंट नहीं रहेंगे, इनके अंदर कॉमन आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये एलिमेंट है 1, इसके पास 3 ऑप्शन है, या तो वो ए सेट में चला जाए, या बी सेट में चला जाए, या फिर सी सेट में चला जाए। सिमिलरली जो एलिमेंट नंबर 2 है, इसके पास भी 3 ऑप्शन है, या तो ए में चला जाए, या बी में चला जाए, या सी में चला जाए। सिमिलरली एलिमेंट 3 के पास भी 3 ऑप्शन, 4 के पास भी 3 ऑप्शन। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी बन गई? 3⁴, या 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 81। इसका मतलब 1 2 3 4 ए बी सी में जाने के रास्ते कितने हो गए इनके पास? 81, 81 पॉसिबल वेज हो गए इनके पास। अब ध्यान से देखिए, जब एलिमेंट 1 यहाँ पे जाएगा,
जब एलिमेंट 1 यहाँ पे जाएगा हो सकता है 2 यहाँ पे आ जाए, हो सकता है 2 यहाँ पे आ जाए, और जब 1 यहाँ पे जाएगा हो सकता है 2 यहाँ पे आ जाए। या तो देखो ए में 1 चला जाए एंड बी में 2 आ जाए, या फिर बी में 1 चला जाए ए में 2 आ जाए। अब ये दोनों केस इसके अंदर अलग अलग काउंट हो गए, क्योंकि हमने 1 के लिए भी 2 रास्ते बना लिए, 2 के लिए भी 2 रास्ते बना लिए। लेकिन अभी हमने सीखा था कि अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि 1 और 2, जैसे मैं इसको लिखूँ 1 और 2, ये हो जाएगा 2 और 1, 1 और 2, 2 और 1 के बराबर है। इसका मतलब हमको इसको डबल डबल काउंट नहीं करना पड़ा, इसका मतलब ये सारे केस डबल लिखे हुए हैं, तो इसको हमको हाफ करना पड़ेगा। अब देखिए एक केस हमने छोड़ दिया, जब सारे ही एलिमेंट, जो जैसे 5 एलिमेंट होता है, 5 एलिमेंट, अब 1 2 3 4 के अंदर हमने 5 तो लिया नहीं, अगर ए सेट में भी 5 एलिमेंट हो, इसका मतलब ए भी क्या है, एम्प्टी सेट हो, और बी भी क्या है, एम्प्टी सेट हो। एक केस वो बन गया, एक पेयर ये भी तो बन गया 5 5, एक पेयर 5 5 बन गया, बाकी सारे पेयर कितने बन गए 81। तो 81 प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो गए 82। लेकिन खास बात क्या है, ये सारे पेयर हमने डबल काउंट करे हुए हैं। ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, हमने इनके ऑर्डर को 2 से डिवाइड नहीं किया, क्योंकि अगर 1 ए में गया और 2 बी में गया, और अगली बार 2 जब ए में गया 1 बी में गया, तो वो वाले सेट को हमने 2 अलग अलग केस काउंट किया है। लेकिन वो अलग अलग केस काउंट नहीं होने, यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिखा हुआ है, 1 2 इज इक्वल टू 2 1, तो हमको इन टोटल केसेस को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आएगा 41। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी 41। अगर अगर यहाँ पे अनऑर्डर्ड पेयर नहीं लिखा होता, अगर यहाँ पे लिखा होता खाली ऑर्डर्ड पेयर, तो कितना आंसर आता आपका, ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे 82। फिर हम उसको 2 से डिवाइड नहीं करते, 2 से डिवाइड हमने इसलिए किया है क्योंकि हमने 1 2 2 1 को 2 केस काउंट किया हुआ था, लेकिन अनऑर्डर्ड के हिसाब से उसको एक ही केस काउंट करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप कि मैं आपका डाउट दूर कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।